गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास पर पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। उस कड़ी में आज हम लोग जो है वर्ष 2004 में इतिहास विषय में जो प्रश्न आए हैं उन पर परिचर्चा करेंगे। लेकिन एक नई बात यहाँ पर है, वर्ष 2004 में 2 बार यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई थी। पहली जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। बाद में पुनर्परीक्षा हुई और परिणाम आए। तो ये अच्छी बात हम लोगों के लिए है कि उस साल के हमको आज 2 प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। हम दोनों के माध्यम से अधिक प्रश्नों पर परिचर्चा कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी भी आएगी। इस तरह से देखिए, इसमें लिखा है निरस्त परीक्षा। क्या लिखा है? निरस्त परीक्षा। तो पहले हम लोग जो है जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसमें जो आए हुए प्रश्न हैं उन पर परिचर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो पुनर्परीक्षा हुई थी उनमें जो प्रश्न आए थे उन पर परिचर्चा करेंगे। संपूर्ण परिचर्चा का उद्देश्य यह है अधिक से अधिक प्रश्न हमको मिल जाएं और उनके ऑथेंटिक आंसर हम ढूंढ लें। एक बात यह है कि जो प्रतियोगी इस क्लास को देख रहे हैं वो सबसे पहले गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद पूरी क्लास को देखें। अगर क्लास से उनके ज्ञान में, जानकारी में वृद्धि हो रही है, यदि उनको कुछ नई बातें मिल रही हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो चैनल को लाइक करें और कमेंट करके अवगत कराएं। और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, कहीं भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो बातें कही जा रही हैं, जो टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं, उनमें कहीं पर बेहतर समझ नहीं बन पा रही है, उसके विषय में कमेंट में ही अवगत कराएं। अवगत कराने के आपके बाद अगली क्लास में या कमेंट के माध्यम से आपको समुचित और सही उत्तर प्रदान कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज वर्ष 2004 की निरस्त परीक्षा में आए हुए प्रश्नों में प्रथम 20 प्रश्न पर चलते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1 है। देखिए, भाग 1 में जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से हमने इतिहास का प्रश्न लिया है। और पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? विकल्प नंबर 1 है 1921, 2 है 1935, 3 है 1930, 4 है 1942। बहुत सरल क्वेश्चन, क्योंकि जब हम इंडियन मूवमेंट पढ़ते हैं उसमें जो बड़े आंदोलन हैं जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसी तरह का आंदोलन है। इसलिए हम सबको इसका उत्तर पता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अब हम लोगों को क्या करना है आगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में और चीज़ें जानना है, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार होता है। प्रथम बार कब से कब तक है, द्वितीय बार कब से कब है, फिर उस आंदोलन को कब ख़त्म किया जाता है, कब समाप्त किया जाता है, और कब गांधी जी पर बैन लगाया जाता है, कब जो है कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इन सब पर चर्चा कर लेंगे। तो भविष्य में जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर हम लोग पूरी एथेंटिसिटी और सटीकता के साथ दे लेंगे। आइए समझते हैं। 1929 में पता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की अवधारणा को पहली बार लाया गया था, मांग की गई थी। इसमें और क्या हुआ था
कि कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया 1929 के अधिवेशन में। अब हमको एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में प्रारंभ करना था, तो गांधी जी ने सबसे पहले यह विचार रखा कि अपनी मांगों को एक बार फिर से तो रख दिया जाए उनके सामने। हम क्या चाहते हैं, अगर वह चीज़ें हमको मिल जाती हैं, हमें आंदोलन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस विचारधारा से प्रभावित होकर के गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी। एक मांग पत्र प्रस्तुत किया जिसमें 11 बिंदु थे। गांधी जी के इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। अभी जनवरी की बात है। फिर फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। 29 में कांग्रेस कार्यकारिणी का अधिकार दिया गया और फरवरी 30 में गांधी जी को नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। समझ रहे हैं। फिर गांधी जी ने अपने पत्र का इरविन द्वारा सकारात्मक उत्तर न देने पर गांधी जी ने कहा, मैंने मांगी थी रोटी और मुझे मिला पत्थर। मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। जब उनकी 11 सूत्री मांगों पर लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे, इनके द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया, तब ये बात कही थी। जनवरी बीता, फरवरी बीता, फिर आइए मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब किया? 12 मार्च 1930 से, और गांव-गांव होते हुए 24 दिनों में 241 मील की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नामक गांव पहुंचे। 12 मार्च को प्रारंभ किया, 5 अप्रैल 30 को कहां पहुंच गए? दांडी में। प्रश्न बनता है दांडी किस जिले में है? नवसारी में है। साबरमती से दांडी की दूरी कितनी है? 241 मील है। कितने स्वयं सेवकों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? तो 78 है। ये सब प्रश्न बन चुके हैं परीक्षाओं में, समझ रहे हैं। आइए फिर 6 अप्रैल 1930 को वहीं के समुद्र तट पर मतलब दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। समझ गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जब गांधी जी ने दांडी में 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक लेकर के नमक कानून का उल्लंघन किया। उसी समय से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब आगे बढ़िए। गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। मतलब अब आंदोलन जब शुरू हो गया है तो लोगों को क्या क्या करना है ताकि सरकार को लगे कि आंदोलन किया जा रहा है। नंबर 1, गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। जहां भी मौका मिले वहां पर नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। छात्र सरकारी विद्यालयों व कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। नंबर 3। नंबर 4, सरकार को कर न दिया जाए। नंबर 5, महिलाएं शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों का घेराव करें। इस तरह से विरोध का एक खाका गांधी जी द्वारा तय कर दिया। यह विरोध अखिल भारतीय स्तर पर रहा। समझ रहे हैं। तो अब हम लोग परीक्षा में पूछा जाता है कि विरोध कहाँ कहाँ फैला था, कौन कौन नेतृत्व किया था, तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं आंदोलन की प्रगति। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया ना। अब एक एक स्थान देखते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु नमक कानून का उल्लंघन किसने किया, किसके नेतृत्व में हुआ? तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। प्रश्न बनेगा, बिरुचेनगोड आश्रम से वेदारण्यम तक नमक यात्रा किसने की? उत्तर बनेगा सी राजगोपालाचारी ने। आइए, मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? बायकोम सत्याग्रह के नेता थे के केलप्पन ने कालीकट से पेनार तक की नमक यात्रा की। कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा किसने की? के केलप्पन ने। उड़ीसा में किसने नेतृत्व दिया असहयोग आंदोलन को? गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया। असम के सिलहट, बंगाल के नोआखली में भी नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। समझ रहे हैं? तमिलनाडु, मालाबार, उड़ीसा, असम। अब आइए पश्चिमोत्तर में चलते हैं। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा सबने आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आंदोलन चलाया उसे कहते हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन। समझ गए? अब आगे बढ़िए, जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां एक पख्तून थे, एक पठान थे। खान अब्दुल गफ्फार खां जो गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों को बहुत बड़े प्रशंसक थे। इस आंदोलन के जो सदस्य होते थे ना, वो लाल कुर्ती, लाल कपड़े पहनते थे। इसलिए इस आंदोलन का एक नाम जो है क्या है? लाल कुर्ती आंदोलन। समझ रहे हैं? और कई बार पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान की उपाधियां। तो देखिए, इनको फख्र अफगान कहा जाता है, इनको बादशाह खान कहा जाता है, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी जैसी अनेक उपाधियों से गफ्फार खां को विभूषित किया गया। समझ रहे हैं? फख्र अफगान, बादशाह खान किसकी उपाधि है? सीमांत गांधी किसकी उपाधि है? या सीमांत गांधी को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रंटियर गांधी किसकी उपाधि है? खान अब्दुल गफ्फार खां की। अब पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में जब आंदोलन बहुत तीव्र हो गया, तब उन्होंने जो है गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां जो है पेशावर में भेजी कि इस आंदोलन को कुचला जाए। और जब आंदोलन को कुचलने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया गया, तो उसमें से रेजिमेंट के एक सैनिक थे चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या नाम था? चंद्र सिंह गढ़वाली। कहीं कहीं पर मिलता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्होंने क्या किया? निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में इनका कोर्ट मार्शल हुआ, आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह प्रश्न बन चुका है कि किसने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना को जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, उस अनुशासन के पाठ की धज्जियां उड़ा दी और जनता के साथ आ गए। समझ रहे हैं? कौन थे वो? चंद्र सिंह गढ़वाली। फिर आइए 25 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर पूरी तरह से अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गया। समझ रहे हैं? जनता का शासन हो गया। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। तब जा कर के पेशावर पर फिर से उनका
अधिकार या कब्जा हो पाया। हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब क्या हो रहा है, मणिपुर में यदुनाग के नेतृत्व में जनजातियों ने सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के हिंसक होने पर यदुनाग को कैद कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। पुनश्च इस आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला यदुनाग की चचेरी बहन गार्डिनेल्यू, किसने, गार्डिनेल्यू ने संभाला। मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। वहाँ की क्षेत्रीय जनजातियों में इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जो मणिपुर में और नगा जनजाति की महिला ने आंदोलन किया उसको जिया तरंग आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अरेस्ट की गई थी। पंडित नेहरू ने गार्डिनेल्यू को रानी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी, रानी की। किसको दी थी, गार्डिनेल्यू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तथा 1937 ईस्वी में लिखा गार्डिनेल्यू के बारे में, एक दिन वह आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। समझ रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण महिला रही हैं जो 13 वर्ष की अवस्था में कार्य किया था। फिर आइए जून 1930 में, हम लोग जनवरी से चल रहे जून तक पहुंच गए। कांग्रेस और उससे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते हुए कांग्रेस को और जितने भी संगठन थे उनसे जुड़े हुए उन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेहरू और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। अब प्रश्न बनता है, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तब नेतृत्व किसने प्रदान किया ना, यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो उसके बाद गांधी जी की अनुपस्थिति में अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया था, अब्बास तैयब जी ने। आगे चले, सरकार के दमन चक्र का सबसे भयानक रूप कहाँ दिखा, धरासणा। धरासणा कहाँ है, गुजरात में। हुआ का 21 मई को देखने को मिला जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवक क्या कर रहे थे, धरासणा नमक कारखाने पर धावा बोलने के लिए जा रहे थे। तो जाते समय लोहे की मूठ वाली लाठियों से, लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीट पीट कर उनको लहूलुहान कर दिया गया। लेकिन सत्याग्रहियों ने अपने जो है अहिंसा व्रत का पूरी तरह से पालन किया। अगर एक को पीट दिया जाता था तो उसको अन्य स्वयंसेवक उठा ले जाते थे, तो उसके बाद दूसरा आ जाता था। इस तरह से निर्मम और बर्बर कार्रवाई अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई। और इसी लोमहर्षक घटना का विवरण किसने दिया है, अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार बेब मिलर ने दिया है। बेब मिलर ने इसको ब्रॉडकास्ट किया। क्या कहा, संवाददाता के रूप में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों, मारकाट एवं विद्रोह देखें, लेकिन धरासणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो दो प्रश्न बनते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा अमेरिकी पत्रकार था, बेब मिलर ये उत्तर हो जाएगा। अगला होगा किसने विवरण दिया था, धरासणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेब मिलर। समझ रहे हैं, आगे चलें। अब हुआ क्या, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो कबायली थे उन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, मलंग गांधी। अगर ये प्रश्न पूछता है कि मलंग गांधी किसकी उपाधि है या मलंग बाबा किसकी उपाधि है, क्या है, मलंग बाबा किसकी उपाधि है,
तो महात्मा गांधी की है। किसने दिया था? पश्चिमोत्तर के कबायलियों ने। ठीक, आगे चलिए। अब आंदोलन अपने चरम पर है। अब आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से पहल प्रारंभ होती है। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को यरवदा जेल से रिहा कर दिया जाता है। लॉर्ड इरविन ने ऐसा इसलिए किया ताकि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उपस्थित हो जाए, वार्ता की जा सके। दूसरा क्या था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, उसमें कांग्रेस उपस्थित नहीं हुई थी, इसलिए वह पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जो 1930 में शुरू किया गया था वह 5 मार्च 1931 को स्थगित कर दिया गया और गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए लंदन चले गए। ठीक, लंदन में भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा तो और वह सम्मेलन असफल हो गया। तो गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। लॉर्ड वेलिंगटन का मानना था गांधी जी को से हमको वार्ता ही नहीं करनी चाहिए, उनको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाना ही नहीं जाना चाहिए था, अपितु इन सबका जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सबका कठोरतापूर्वक दमन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब दोबारा जो है 4 जनवरी 1932 में गांधी जी ने सबने अवज्ञा प्रारंभ किया तो वायसराय वेलिंगटन ने बर्बरतापूर्वक उसका दमन प्रारंभ किया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेताओं को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में। आगे चलें। अंततः नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इसे निलंबित कर दिया। फिर मई 1934 में बम्बई अधिवेशन में इसे वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और हरिजन उत्थान के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिए, क्योंकि बीच में 1932 में पूना पैक्ट आया था। उसके माध्यम से उन्होंने भारत के दलित वर्गों को मुख्य धारा से या मुख्य समाज से अलग करने का प्रयास किया था, जिसके लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। अब गांधी जी हरिजनों उत्थान के लिए प्रयत्नशील हो गए। एक और तथ्य है, इसको जान लें। 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने यह घोषणा की, क्या? एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे। महात्मा गांधी की आलोचना सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने की। कहा एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे। ठीक, इस तरह से हमने सबने अवज्ञा आंदोलन के उन सब पहलुओं को देख लिया जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न भाग सेकंड है जो इतिहास वाला पोर्शन है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 आरण्यक, नंबर 3 संहिता, नंबर 4 उपनिषद। तो देखिए इसमें कह रहा है काव्यात्मक हिस्से। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। जो पद्य होता है वो काव्यात्मक होता है, गेय होता है ना। तो पूछ रहा है कौन सा भाग है जो गेय है, जो काव्यात्मक है? तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 संहिता। अब इसको देख लेते हैं जल्दी से। वेद क्या है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ और भारतीय संस्कृति का आधार है।
एक परीक्षा अभी इसी आपकी इसी टीजीटी परीक्षा में पूछा था ना, भारतीय संस्कृत का आधार क्या है, उसमें ऋग्वेद था, ये सब विकल्प थे ना। तो वेद हमारे क्या है, भारतीय संस्कृत का आधार है। वेद कुल कितने होते हैं सबको पता है, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, होते हैं कि नहीं। इन वेद को और क्या कहा जाता है, इन वेद को श्रुति कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, निगम कहा जाता है। और वेद क्या है, वेद अपौरुषेय हैं, इन्हें कोई उत्पन्न नहीं करता जो वेदों में चीज़ें हैं, अपितु उसका संकलन हुआ है। और उसके संकलन करता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास क्या है, उसके संकलन करता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। अब आइए आपको उत्तर निकलेगा, कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद। कहा नहीं जाता है ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, ऋग्वेद का आरण्यक कौन है, ऋग्वेद के उपनिषद कौन है ना। इस तरह से यजुर्वेद के कौन है। तो प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेदों के संकलित मंत्रों अथवा काव्यात्मक भाग को संहिता या ऋचा कहा जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है ना। जो मंत्र या काव्यात्मक भाग हैं उन्हीं को संहिता कहते हैं या तो ऋचा कहते हैं, सही कि नहीं। जैसे सामवेद की ऋचाओं का ज्ञान यज्ञों के अवसर पर देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है, समझ गए। और क्या क्या बचा आपके, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन सब की रचना गद्य में हुई है, समझ रहे हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि वेद त्रयी किसको कहते हैं। 4 वेद हैं, उसमें से किस एक को गायब कर देते हैं तो वेद त्रयी हो जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा गया है वेद त्रयी किसे कहते हैं। आपके पास 4 वेद हैं, विकल्प में रहेंगे, उसमें अथर्ववेद रहेगा, उसको अलग कर देना है। वेदों की भाषा क्या है, लिपि क्या है बताइए। वेद की भाषा है संस्कृत, लिपि क्या है, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। नंबर 1 है बनारस, नंबर 2 है कुशीनगर, नंबर 3 है सारनाथ, नंबर 4 है गया। हम सबको पता है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ना शाक्य गणराज्य के मुखिया थे शुद्धोधन, इन्हीं के यहाँ जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। गृह त्याग में पहले ज्ञान के लिए उर्वेला बोध गया में तपस्या शुरू की, बाद में गया पास में है कि तब इनको ज्ञान मिला। तो इसलिए चौथा विकल्प सही है, क्या है, गया। आइए इसको देख लेते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने क्या किया, परिवार को छोड़कर, घर के छोड़कर चले गए। घर को, परिवार को जो छोड़ करके जाने की घटना है, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। प्रश्न बनता है महाभिनिष्क्रमण क्या है, समझ गए। इसके बाद बोध क्या है, उरुवेला या बोध गया पहुंचे। निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। ये तपस्या कर रहे थे तो 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे। उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों के नाम हैं कौडिन्य, आज, अज्जस, अस्सजी, वाप, भद्दी। जातक कथाओं से पता चलता है कि ये तपस्या कठोर ढंग से कर रहे थे,
ब्राह्मण भी इनसे पांचों प्रभावित हुए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन इसी बीच जो है सेनानी थे वहाँ के, उनकी पुत्री थी सुजाता के द्वारा भोज सामग्री लाई गई थी, भोज सामग्री खीर लाई गई थी। उस खीर को महात्मा बुद्ध ने ग्रहण कर लिया। तो इन पांचों ब्राह्मणों को लगा कि इनकी तपस्या में जो कठोरता है उसमें कमी है, इसलिए वो पांचों ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को छोड़ करके सारनाथ चले गए। समझ गए? ऋषिपत्तन में सारनाथ चले गए। फिर बुद्ध जो है उर्वेला से आगे गया, वर्तमान में फाल्गु नदी के किनारे, वर्तमान की जो फाल्गु नदी है गया उसके किनारे, वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। समाधि के 8वें दिन, वह कौन सा दिन था? बैसाख पूर्णिमा थी। उन्हें ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए। समझ गए? ये कहाँ पर है मिला ज्ञान? गया में। कौन सी नदी है? फाल्गु नदी है। वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। और दिन कौन सा था? बैसाख पूर्णिमा था। उसी दिन इनको ज्ञान मिला। जब ज्ञान इनको मिल गया उसके बाद वो कहाँ गए? सारनाथ गए, जिसे मृगदाव कहते हैं। सारनाथ में ऋषिपत्तनम भी उसे कहते हैं। वो जो 5 ब्राह्मण इनको छोड़ के आए थे उन्हीं को पकड़ा, बोला तुम लोग वहाँ से भाग आए हो, मुझे ज्ञान मिल गया है, आओ तुम लोग को ज्ञान दे देते हैं। पकड़ करके उनको 5 को ज्ञान दिया, प्रथम उपदेश दिया। और उस प्रथम बार दिए गए ज्ञान को, प्रथम बार दिए गए उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था, विकल्प 1 है हेरोटोटस, 2 है ह्वेनसांग, 3 है मेगास्थनीज, 4 है हेलियोडोरस। निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच संधि हुई थी। उस संधि में एक शर्त थी कि एक दूत जो है भेजा जाए। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को, किसको? मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वहाँ पर उसने एक पुस्तक है इंडिका, उसका लिखा। उस इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन साम्राज्य के बारे में बहुत अधिक जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। आइए इसको देख लिया जाए। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा और उसने एक ग्रंथ लिखा इंडिका। बात हो गई। यह ग्रंथ जो है मूल रूप में नहीं मिला है। बहुत से जो है यूनानी लेखक हैं उद्धरण के रूप में इंडिका को देते हैं। तो उन उद्धरणों का संकलन किया किसने किया? डॉक्टर स्वानवेग ने। कब किया? 1884 में। और करके एक जो है पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। और 1891 में मैक्रेंडियल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब प्रश्न बनता है वो कौन कौन से यूनानी लेखक थे, ग्रीक लेखक थे जहाँ पर इंडिका को उद्धरण मिलते हैं? तो वो थे स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिन। परीक्षा में पूछा गया है इंडिका में किसके किसके उद्धरण हैं। समझ रहे हैं? स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन। 1-2 फैक्ट और जानिए। स्ट्रेबो ने क्या कहा मेगास्थनीज की इंडिया के बारे में? कि यह वृत्तांत पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना ही नहीं है। यह किसकी रचना है? एरियन की रचना है। एरियन ने इसको रचना की है। एरियन ने इसकी रचना की है। आगे चलें। प्रश्न संख्या 5 है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता है, विकल्प 1 रजुक, विकल्प 2 युक्त,
विकल्प 3 अमात्य, विकल्प 4 धर्म महामात्य। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए बहुत तरह के प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों में उन्होंने एक अधिकारियों का नया वर्ग बनाया था। अशोक के 5वें शिलालेख में जिन नए अधिकारियों को नियुक्त किया था, पदसृजित किया था, उनको धर्म महामात्य कहा गया है। इसलिए विकल्प 4 धर्म महामात्य सही है। आइए देखते हैं। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है प्राचीन काल में धर्म महामात्य कभी नियुक्त नहीं हुए थे। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्य नियुक्त किए। प्रश्न बनेगा कि एक प्रश्न बनेगा धर्म महामात्य की नियुक्ति अशोक के किस अभिलेख में है? 5वें शिलालेख में है। अपने शासन के अभिषेक के, राज्याभिषेक के किस वर्ष उन्होंने धर्म महामात्यों की नियुक्ति की थी? तो 13वें वर्ष किया था। यह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पदाधिकारियों का नवीन वर्ग था, इसकी बात हुई थी। अब इनका कार्य देखिए क्या क्या था। इनका एक कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। उनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना बताया गया है। धर्म महामात्य राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धनाढ्य दान में प्राप्त करते थे। राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उसे धर्म प्रचार में नियोजित करते थे। समझ गए धर्म महामात्यों की। इसके अतिरिक्त उसके कुछ अधिकारी थे जो अपने राज्य की कार्य करते थे। उसके साथ अशोक ने जो और आदेश दिया था कि अपने राज्य की कार्य करते हुए और क्या करिए, धर्म में वृद्धि करिए, धर्म का प्रसार करिए। तो अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से ज्ञात होता है अशोक ने व्युष्ट, राजुक, प्रादेशिक, युत नामक पदाधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था। यह प्रश्न बन चुका है, यह प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिए। ये प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? विकल्प 1 है गुप्त, 2 है मौर्य, 3 है पलाश, 4 है सेना। मतलब सेन वंश, पाल वंश, गुप्त, मौर्य दिया है। तो देखिए इसमें क्या है कि हूण कहाँ के थे? हूण जो है मध्य एशिया के रहने वाले हैं, एक बर्बर जाति थे। और गुप्तों के समय जब अस्कंदगुप्त का शासन था तब जाकर उसके नेता खुसे नवाज ने अटैक किया था और उसको जो है पूरी तरह से निस्ता नाबूद कर दिया था अस्कंदगुप्त ने, जिसका विवरण हमको अस्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। आइए इसको देख लेते हैं। विकल्प इसमें कौन सही होगा? 1 सही होगा, गुप्त। आइए, हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। इनका प्रथम आक्रमण गुप्त शासक अस्कंदगुप्त, कब तक शासन था इनका? 455 से 467 ईस्वी तक। इनकी उपाधि क्या थी? क्रमादित्य। इन्हीं के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। जो आक्रमण हुआ था उसके नेता कौन थे? खुसे नवाज था हूण नेता। अस्कंदगुप्त और हूणों के मध्य युद्ध हुआ था, बात हुई ना। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिलता है। उसमें है जिसके अनुसार अस्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह पराजित करके साम्राज्य से बाहर कर दिया। इसी लेख में पुष्य मित्रों के साथ भी युद्ध का उल्लेख है, विदेशी हैं। अपने इस कृत्य के कारण अस्कंदगुप्त देश रक्षक के रूप में
जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। देखिए, हूणों को पराजित करने का उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, लेकिन हूणों और पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख केवल भीतरी स्तंभ लेख में ही मिलता है। समझ गए, ये डिफरेंस है दोनों में। अब हमें लगता है आप लोग जो है सर्वप्रथम हूण आक्रमण कब हुए थे उसके बारे में समझ लिया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 7 है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। यहाँ मतलब कहाँ पर? नंबर 1 थानेश्वर, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 प्रयाग, नंबर 4 बनारस। एक मेले की बात कर रहा है, एक सम्मेलन की बात कर रहा है ना। अगर सम्मेलन की बात करेंगे तब उत्तर लगेगा महामोक्ष परिषद। इसको कहते हैं, क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। प्रत्येक 5 वर्ष करते थे। और ये महामोक्ष परिषद जो है प्रयाग में होती थी, इसलिए विकल्प 3 सही है। और एक जो है कन्नौज में धर्म सभा का भी आयोजन किया था। अगर मेला या सम्मेलन की बात करें हर 5 वर्ष तो प्रयाग में आएगा उत्तर। अगर धर्म सभा की बात करें तो उत्तर कहाँ जाएगा? कन्नौज जाएगा। यहाँ पर मेले अर्थात महामोक्ष परिषद की बात हुई है, इसलिए विकल्प 3 प्रयाग सही है। आइए हम लोग उसकी व्याख्या को समझते हैं, है कि नहीं। हर्ष के काल में प्रति 5 वर्ष एक समारोह आयोजित होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। इसके 6वें समारोह में ह्वेनसांग भी सम्मिलित हुआ। इसमें 18 अधीनस्थ राजा उपस्थित हुए थे, जिसमें वल्लभी कामरूप के शासक भी थे। इस अवसर पर लगभग 5 लाख व्यक्ति श्रवण, निग्रंथ, ब्राह्मण, निर्धन, अनाथ एकत्रित हुए। यह परिषद 75 दिन तक चली। यहाँ हर्ष ने क्रमशः बुद्ध, आदित्य माने सूर्य, ईश्वर देव माने शिव की प्रतिमाओं की बारी बारी से पूजा की। यहाँ हर्ष निर्धनों, दीन दुखियों में अपार संपत्ति दान करता था। यहाँ तक कि अपने आभूषणों, वस्त्रों को दान कर देता था। हर्ष अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। प्रयाग में आकर अपना सर्वस्व निछावर करके पुनः अपने साम्राज्य में चला जाता था। यह युक्ति प्रसिद्ध है। तो वह कब करता था? महामोक्ष परिषद के दौरान प्रयाग में। ठीक, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगली बात, महायान संप्रदाय की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में सभी धर्मों का आचार्यों एवं विद्वानों की एक धर्म सभा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की। बात समझ रहे हैं? ये धर्म सभा थी। अब पूछेगा प्रश्न, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। और कहाँ पर हुई थी? कन्नौज में। अब हम लोग चले अगले प्रश्न पर। ठीक, प्रश्न 8 है, मनसबदार प्रणाली किसने प्रारंभ की? नंबर 1 है बाबर, नंबर 2 है शेरशाह, 3 है अकबर, चौथा विकल्प है हुमायूं। मनसबदारी जो प्रणाली है यह जो है मुगल काल में अकबर द्वारा प्रारंभ की गई। इसका प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था कि जो संपूर्ण जनता है उसको जो है मुगल प्रशासन में भागीदारी कैसे दी जाए और योग्यता को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। राजपूताना क्षेत्रों में जो विस्तार हुआ है उनको राज्य के निर्माण का आधार कैसे बनाया जाए, इसलिए उसने एक प्रणाली विकसित की जो मंगोलों को की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसलिए मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। इसलिए विकल्प 3 सही है। जो भी मनसबदार होता था उसके पास सैनिक असैनिक दोनों तरह के उत्तरदायित्व होते थे। आइए समझ लेते हैं कि अकबर ने कब प्रारंभ किया, पहली बार कब मनसब दिया, उन सबको देख लेते हैं। मुगल शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा।
मंगोलों को दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर ने शासन के 19वें वर्ष 1575 में पहली बार मनसब प्रदान किया है। शासन के 19वें वर्ष कब? 1575 में। मनसबदारी क्या थी? एकल सेवा थी जिसमें असैनिक और सैनिक दोनों उत्तरदायित्व जुड़े थे। बात हो गई। मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर था। मनसब जो दिया जाता था आनुवंशिक नहीं था, किस पर आधारित था? योग्यता पर। तो आप कहेंगे कि उनके कुछ पुत्रों को मनसब दे दिया जाता था, तो मनसब देने का आधार जो है उनका पुत्र होना नहीं होता था। मनसब देने का आधार उस पुत्र की योग्यता होती थी जो राज्य की सेवा के लिए आवश्यक होती थी। समझ रहे हैं? मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी था। अकबर ने मनसबों को 66 श्रेणियों में विभाजित किया, परंतु व्यवहार में 33 ही प्रचलित थे। अबुल फजल भी मनसबों की 66 श्रेणियां बताते हैं, लेकिन उल्लेख 33 मनसबों का करते हैं। मतलब व्यवहार में तो 33 ही था, लेकिन वो 66 तक हो सकता था। समझ गए? आगे अकबर ने इस व्यवस्था में जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। देखो उसमें जात का क्या मतलब होता है? जात का मतलब ये होता है कि उसका वेतन व उसकी पद प्रतिष्ठा क्या है। समझ रहे हैं? ये जात का मंतव्य होता था। और इसमें जो सवार होता था, सवार का मतलब ये होता था कि कितना घुड़सवार दस्ता रखेगा। घुड़सवार दस्ते उसको रखने पड़ते थे। शासन के 40वें वर्ष इसमें सवार को सम्मिलित किया गया था। आप देखिए इन्हीं जो है के आधार पर जो है 3 तरह के मनसब होते थे। प्रथम श्रेणी के, 3 श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। जो प्रथम श्रेणी के मनसब होते थे उसमें जो है जात और सवार बराबर होते थे। मतलब ये है जो प्रथम श्रेणी के होते थे उसमें क्या होता था, अगर जात मान लीजिए 5000 का है तो सवार भी 5000 का। जो दूसरे श्रेणी के मनसबदार होते थे उसमें मान लीजिए अगर जात जो है 5000 का है तो सवार जो है क्या होते थे, 2500 के ऊपर होता था। मतलब सवार जो है जात के आधे से ऊपर होता था लेकिन बराबर नहीं होता था। जो तीसरी श्रेणी के थे उसमें जो है सवार होते थे जात के आधे से कम होते थे। मतलब अगर 5000 का जात है तो सवार जो है 2500 से कम के होंगे। समझ रहे हैं? 2000 के होंगे, 1500 के होंगे, 1200 के होंगे। समझ रहे हैं? ये बात की जा रही है। अगली बात ये है कि मनसब जो है सबसे छोटा 10 का था और सबसे बड़ा 5000 का था। इसलिए 10 से लेकर जो 500 के मनसब प्रदान किए जाते थे उनको, उन अमीरों को मनसबदार कहा जाता था। और जिनको 500 से लेकर के 2500 का मनसब दिया जाता था उनको अमीर कहा जाता था। और जिनको 2500 से ऊपर का मनसब दिया जाता था उनको अमीर उमरा, खाने जहाँ, हाँ, खाने आजम, इस तरह की उपाधियाँ दी जाती थी। और जो मनसब था वो सामान्यतः सबसे छोटा 10 का था और अकबर के समय सबसे बड़ा 5000 का था। लेकिन शाही परिवार से संबद्ध जो शहजादे वगैरह थे इनको बड़े मनसब भी दिए जा सकते थे। जैसे सलीम को अकबर ने 12000 का मनसब दिया था। साथ ही अपने प्रिय मिर्जा अजीज कोका को और मानसिंह को 7,000 के मनसब दिए थे। और इन मनसबदारों को जो वेतन है जागीर के रूप में दी जाती थी, लेकिन कभी कभी नकद भी प्रदान किया जाता था। लेकिन इन मनसबदारों का जो वेतन था वो रुपया में लिखा जाता था। इनको जो जागीर दी गई है उस जागीर से केंद्रीय कर्मचारी क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। और जो वेतन निर्धारित था
वो मनसबदारों को दे देते थे, शेष जो बचता था फवाजिल उसको शाही कोष में जमा कर देते थे। इस तरह से हम देखते हैं अकबर के समय एक मनसबदार को 240 रुपये मिलता था, और जबकि जहांगीर के समय 200 रुपये ही मिलता था। और मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय कुछ कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनको हम उनके साथ जो प्रश्न बनेंगे उन पर डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? विकल्प 1 शहजादा खुसरो, विकल्प 2 है चंदू शाह, विकल्प 3 है मान सिंह, विकल्प 4 है असफ खान। तो पंजाब के दीवान थे चंदू शाह, उन्हीं को सौंप दिया था जहांगीर ने अर्जुन देव को, इसलिए इसमें विकल्प 2 सही है। क्या है? चंदू शाह। आइए देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जो प्रथम विद्रोह था उसके पुत्र खुसरो, जिसको हुतात्मा कहते हैं, 1606 ईस्वी में किया। जहांगीर ने उसे आगरा के किले में बंद कर दिया। फिर आगरा के किले से भागकर कहाँ गया? पंजाब के तरन तारण में। किससे मिला? गुरु अर्जुन देव से मिला, जिसने उसकी आर्थिक मदद की और आशीर्वाद दिया कि बादशाह बनोगे। फिर जहांगीर से खुसरो का भैरोवाल के युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हो गया। खुसरो जब पराजित हो गया उसके बाद खुसरो को सहायता देने के अपराध में जहांगीर ने क्या किया? गुरु अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार करने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार करके पंजाब के दीवान चंदू शाह के हवाले कर दिया। दीवान ने गुरु को गरम तेल और सलाखों से दागना जैसी तरह तरह की सजाएं दी। अंततः इन्होंने रावी नदी में जल समाधि ले ली। एक और विवरण मिलता है कि गुरु को, अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी के फंदे पर लटकवा दिया था। ये 2 तरह के वर्णन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है पंजाब के दीवान चंदू शाह हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? नंबर 1 अकबर, विकल्प नंबर 2 जहांगीर, विकल्प नंबर 3 शाहजहां, विकल्प नंबर 4 शेर शाह। देखिए, जब बाबर आया तो उसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। फिर उसको उससे बड़ा युद्ध 1527 में लड़ना पड़ा। वह मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा से ना। कौन सा युद्ध था जो राणा सांगा से हुआ था? बताइए। हाँ, खानवा का युद्ध ना। खानवा के युद्ध, इस युद्ध में जो है बाबर को जिहाद का नारा देना पड़ा, तमगागढ़ से मुक्त करना पड़ा ना। तो इसका मतलब है बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। बाबर के समय 1572 में मेवाड़ के उदय सिंह ने अकबर का लोहा लिया। फिर अकबर के समय ही 1576 में ना अकबर और राणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तब भी जो है मेवाड़ को पराजित नहीं किया जा सका। उसके बाद जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में शासक थे अमर सिंह, अपने पुत्र करण सिंह और अन्य राजपूतों के परामर्श से जहांगीर की अधीनता 1615 ईस्वी में मेवाड़ के संधि के माध्यम से स्वीकार करनी पड़ी। इसलिए विकल्प 2 सही है। और इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो यूपीटीजीटी 2003 की पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। गैमेट स्टडी सेंटर पे चले जाइए,
इस प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए और इस वाले प्रश्न को देख लीजिए तो स्पष्टता आपकी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? विकल्प 1 है राजा सोलोमन, 2 है सुल्तान महमूद, 3 अलाउद्दीन, चौथा है कुतुबुद्दीन। किसकी बात हो रही है? फिरदौसी की। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है, जो महमूद गजनवी की दरबार की शोभा बढ़ाते थे, इसलिए सुल्तान महमूद विकल्प 2 सही है। आइए देख लेते हैं। फारसी का होमर या पूर्व के अमर होमर कहलाने वाले फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद के आदेश पर इन्होंने 1000 छंदों वाली शाहनामा की रचना की। बताया जाता है कि शाहनामा लिखने के लिए महमूद ने फिरदौसी को 60,000 सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के देने का वादा किया था, लेकिन शाहनामा पूर्ण होने पर उसने चांदी के 60,000 मिस्कल दिया, जिसे फिरदौसी ने लेने से इनकार कर दिया और गजनी राज्य को छोड़ दिया। अंत में महमूद ने क्षमा मांगी और 60,000 स्वर्ण सिक्के भिजवाया। भेंट पहुंचने से पहले ही फिरदौसी का शव संस्कार के लिए ले जाया जा चुका था। उसकी पुत्री ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। तो हमारा जो प्रश्न था शाहनामा के लेखक फिरदौसी के संबंध में, वो उत्तर हमको मिल गया है। अब महमूद गजनवी के दरबार में और बहुत से विद्वान रहते थे, उन सब के बारे में जान लें, क्योंकि तारीख यामिनी या सुबुक्तगीन इन सब पर प्रश्न बने हुए हैं। आइए देख लेते हैं। महमूद गजनवी के दरबार के अन्य विद्वान अबू नस्र उतबी, हम लोग बार बार उतबी के बारे में सुनते हैं। इसने लिखा तारीख यामिनी या किताब यामिनी के लेखक हैं। उतबी पूरा नाम है अबू नस्र उतबी। तारीख यामिनी एक किताब यामिनी, इसमें 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। मतलब महमूद गजनवी ने जितने भी हमले किए हैं उन सब का उल्लेख उतबी ने तारीख यामिनी में किया है। इस तरह से अधिकाधिक हमलों को उल्लेख करने के कारण ना इनको हमलावर दरबारी इतिहासकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमलावर दरबारी इतिहासकार। आगे चलें। अब्दुल फजल बैहाकी पूरा नाम है, हम लोग बैहाकी सुनते आए हैं। इनकी किताब है तारीख सुबुक्तगीन का लेखक है। लेन पूल जो है बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहते हैं। प्रश्न बनेगा ना, पूर्व का पेप्स किसकी उपाधि है? तो बैहाकी हैं। सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास से मिलता है। इनके दरबार में फराबी थे, दर्शन शास्त्र का विद्वान है। तुसी थे, खुरासनी विद्वान हैं। उसरी थे, महान शिक्षक एवं राजकवि। अगर पूछे महमूद गजनवी के राजकवि कौन थे? उसरी थे। इनके बारे में एक चीज़ फेमस है, उसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भरा था। सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में है ना जिनकी मज़ार, महमूद के एक सैनिक जिनका मकबरा बहराइच में है, वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। सही बात। और सबसे प्रसिद्ध अलबरूनी, इनकी किताब सबको पता है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या मिन मकाला के लेखक हैं। ये राज ज्योतिषी थे और अलबरूनी ने अपने किताबुल हिंद में भारत के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जिसको हम किसी और प्रश्न में देखेंगे। इस तरह से देखिए आपने महमूद गजनवी के समय में फिरदौसी थे, उतबी थे, बैहाकी थे, अलबरूनी थे। उसरी कितने महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। इसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। 12 भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की? नंबर 1 गैसुद्दीन, नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक,
नंबर 3 इल्तुतमिश, नंबर 4 मोहम्मद गोरी। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। आइए देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दास मामलुक वंश का संस्थापक था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। समझ रहे हैं? तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक को माना जाता है क्योंकि इसने भारत के तुर्की राज्य को मध्य एशियाई राजनीति से बचाए तथा इसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किया और बनाए रखा। समझ गए? लेकिन दास वंश या गुलाब वंश कहना सही नहीं है क्योंकि इसके जो दास वंश के 3 शासक मुख्य रूप से थे, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। उसमें देखिए ऐबक और इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे, वहीं बलबन को मुक्ति नहीं मिली थी। अतः इस कालावधि के सभी शासक दास या गुलाम नहीं थे। समझ रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या है 13। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? विकल्प 1 है वारंगल, विकल्प 2 है फतेहपुर सीकरी, विकल्प 3 है दौलताबाद, विकल्प 4 है अहमदनगर। 1927 में उसने राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया और उसके कारणों पर जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि देवगिरी जो है साम्राज्य के केंद्र में था, सभी दिशाओं से इसकी दूरियां बराबर थी। ईसामी कुछ और बात कहते हैं। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के लोग बादशाह को जो है पत्र लिखा करते थे, गालियां दिया करते थे, इसलिए उनको दंड देना चाहता था ना। कुछ और इतिहासकार हैं, डॉक्टर मेहदी, ये लोग कहते हैं कि 2 राजधानी बनाना चाहता था ना, इसलिए किया था। अब देखिए याहया बिन सरहिंदी तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं। याहया बिन सरहिंदी के अनुसार राजधानी परिवर्तन 2 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण में केवल अमीर, उमरा, उलेमा वर्ग ने प्रस्थान किया। दूसरे चरण में दंडात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप दिल्ली की साधारण जनता को दौलताबाद के लिए चली। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना असफल रही। ईसामी के अनुसार दिल्ली 14 वर्ष के पश्चात बसी, परंतु संभवतः 1335 ईस्वी में ही सुल्तान ने व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। जितनी योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हुई, उसमें उसका राजधानी परिवर्तन की भी योजना असफलता की भेंट चढ़ गई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 14। किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? नंबर 1 अकबर, विकल्प नंबर 2 जहांगीर, विकल्प नंबर 3 औरंगजेब, विकल्प नंबर 4 मराठा। महतरफा और जाकत किसने लगाया था? तो इसमें विकल्प 3 सही है, औरंगजेब। तो हम लोग किसको टिक करना है? औरंगजेब करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 15। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? विकल्प 1 है 22 अप्रैल 1298 में, विकल्प 2 है 22 अप्रैल 1398 में, विकल्प 3 है 22 अप्रैल 1498 में, विकल्प 4 है 12 अप्रैल 1598 में। देखिए वास्को डिगामा कहाँ के थे? पुर्तगाल नाविक थे। ये कहाँ से वहाँ से चले हैं? अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तमाशा अंतरीप को पार करते हुए भारत में कहाँ पहुँचे हैं? कालीकट पहुँचे हैं। ये पहुँचे कब हैं? 20 मई 1498 में, 1498 पहुँचे हैं। अब विकल्प में है नहीं कहीं 20 मई, लेकिन 1498 है, इसलिए हम लोग विकल्प 3 को सही मान लेते हैं। जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था? 20 मई, तो 22 अप्रैल को मान लेते हैं। और अब समझते हैं। 1457 ईस्वी में पुर्तगाली कैप्टन थे वास्को डिगामा। उत्तमाशा अंतरीप को पार करके गुजराती पथ प्रदर्शक थे मजीद।
अब्दुल मजीद की सहायता से 9 माह की समुद्र यात्रा करके 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट कालीकट के कप्पकड़ाबू, कालीकट में एक बंदरगाह है, कौन सा है, कप्पकड़ाबू पर पहुंचा। वहां के शासक थे जमोरिन, जो उनकी पैतृक उपाधि थी, ने उनका स्वागत किया। वहां पर 3 महीना रहने के बाद वापस चला गया। वापस जाते समय बहुत सी सामग्री अपने नाव में लाद कर ले गया। तो उन सामग्री में को जब वहाँ बेचा तो जो यात्रा व्यय था उसको निकालने के बाद भी उसको 60 गुना का फायदा हुआ। समझ रहे, 60 टाइम्स का फायदा हुआ। तभी से जो है पुर्तगाली यात्रियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया। समझ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन पथ प्रदर्शक का काम किया था, कालीकट के शासक कौन थे, किस द्वीप पर उतरा था, कहाँ पर आया था कालीकट कप्पकड़ाबू। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 16। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला। विकल्प 1 है राय दुर्लभ, विकल्प 2 है मीर जाफर, विकल्प 3 है जगत सेठ है, विकल्प 4 है अमीन चंद। देखिए जितने भी नाम हैं वो सब क्लाइव के द्वारा खड़े किए गए षड्यंत्र के हिस्से थे। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है अपने चरम पर था, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तब युद्ध से कौन चला गया, यह प्रश्न है ना। तो देखिए युद्ध से कौन जाएगा, जो युद्ध में लड़ रहा होगा। लड़ेगा कौन, सेनापति लड़ेगा। तो सेनापति कौन थे सिराजुद्दौला का, मीर जाफर। इसलिए विकल्प 2 सही है, मीर जाफर जब युद्ध चरम पर था तब चला गया। लेकिन अब हम लोगों को समझ लेना चाहिए जो षड्यंत्र किया गया क्लाइव द्वारा उसमें कौन कौन लोग भागीदार थे और वह किस तरह से आगे बढ़ा। आइए देखते हैं। क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के षड्यंत्र रचा जिसमें नवाब के सेनापति मीर जाफर, सेना के अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ, कलकत्ता का प्रभारी मानिक चंद, सेना नायक एक टुकड़ी के सेना नायक खादिम खां, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ शामिल थे। ये सभी पहले से नवाब के विरोधी थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमी चंद के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया। क्लाइव अमी चंद को बिचौलिया बनाया, इनसे संपर्क करिए। षड्यंत्रकर्ताओं अंग्रेजों के मध्य बातचीत मई 1757 में हुई, जबकि फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि क्लाइव सिराज से हो चुकी थी। अमी चंद और कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख वाट्स इसमें मुख्य एजेंट थे। अंग्रेजों की ओर से क्लाइव खुद नहीं बात कर रहा था, वाट्स से बात कर रहे थे और उनकी ओर से अमी चंद बात कर रहे थे। षड्यंत्र में योजना बनी, क्लाइव प्लासी तक आएगा, वहाँ मीर जाफर नवाब को धोखा देगा और बदले में उसे नवाब बना दिया जाएगा। युद्ध का स्थान तय कर लिया गया। युद्ध में किसको नाटक करना है, किसको लड़ना है, ये भी तय हो गया। अब उसके बाद चिनगारी छोड़ना शुरू करेंगे ना, ताकि युद्ध भड़के। तो साजिश के फलस्वरूप क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर फरवरी 1757 की अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया और 12 जून को 3000 सैनिकों के साथ उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल दिया क्लाइव। फिर 19 जून 1757 को उसने कटवा, एक स्थान है कटवा जो राजधानी का द्वार कहा जाता है, पर अधिकार कर लिया क्लाइव ने। यह समाचार पाकर नवाब भी 50,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों का सामना करने के लिए मुर्शिदाबाद की ओर चला ना। मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर नदिया जिले गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर था प्लासी का बड़ा मैदान। तो वहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में।
युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। युद्ध अपने चरम पर था तो कौन छोड़कर चला गया, धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान और मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया, अंग्रेज विजयी हो गए। मीर जाफर ने क्लाइव को बधाई दे दी। नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, 32 किलोमीटर दूर ही था, जहां मीर जाफर के लड़के मीरन ने मुहम्मद बेग द्वारा उनका कत्ल करवा दिया। इस प्रकार मीर जाफर ने पद की लालच में गद्दारी की। फिर 28 जून 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसको बंगाल की प्रथम क्रांति कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के लूट के द्वार खुल गए। समझ रहे हैं? अब यहाँ से देखिए, एक प्रश्न बनता है, प्लासी किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे है? अगर भागीरथी विकल्प नहीं है तो गंगा उत्तर लगेगा। गंगा और भागीरथी दोनों हैं तो भागीरथी पर लगेगा, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है। और मीर जाफर को किसने धोखा दिया प्रश्न है। और कौन जो है नवाब की ओर से लड़ते हुए मारा गया, तो मीर मदान था। और किसने जो है सिराजुद्दौला का कत्ल किया, तो मोहम्मद बेग ने किया। विकल्प में अगर मीर जाफर, मीरान और मोहम्मद बेग है तो मोहम्मद बेग लगेगा। अगर मोहम्मद बेग नहीं है तो मीरन लगेगा। समझ रहे हैं? चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 17, अंग्रेज फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया? विकल्प 1 है मीर जाफर, 2 है शाह आलम द्वितीय, 3 है नजामुद्दौला, 4 है डुप्लिक्स माने डुप्ले। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 मीर जाफर है। आइए देखते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने अंग्रेज फौज को एक अतिरिक्त भत्ता दिया, जिसको दुगुना भत्ता, डबल अलाउंस से डबल बोनस कहा जाता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम नवाब बना, उसने भी जारी रखा। समझ रहे हैं? फिर हुआ क्या है, 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पारित आदेश द्वारा दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया। लेकिन क्लाइव के आने तक इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर अमल नहीं हुआ था। फिर 1765 में क्लाइव ने कहा, बंगाल और बिहार की सीमाओं के बाहर सेवा करने वाले सैन्य अधिकारियों को ही दुगना भत्ता दिया जाएगा। जो बंगाल और बिहार से बाहर हैं, अर्थात पटना और मुंगेर के सैनिकों के लिए दुगना भत्ता समाप्त कर दिया जाएगा। और यह 1 जनवरी 1766 में लागू कर दिया गया। समझ रहे? जनवरी में। और 1 मई 1766 में सर रॉबर्ट फ्लेशर के नेतृत्व में मुंगेर की ब्रिगेड ने विद्रोह किया, जिसे क्लाइव ने समाप्त कराया। तो दुगना भत्ता या डबल बोनस के संबंध में जो बातें थी हम लोगों ने समझ ली। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया? विकल्प 1 है दी डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, दूसरा है फॉक्सेज इंडिया बिल 1783, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चौथा है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो प्रथम वैधानिक हस्तक्षेप की बात कर रहा है, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। आइए व्याख्या को समझते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों में पहली बार वैधानिक हस्तक्षेप किया। यही प्रश्न था ना। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। एक बार प्रश्न बना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो सेक्रेट कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर। किसकी? लॉर्ड नॉर्थ की। ठीक। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन में नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। अब कैसे करता है देखिए। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करने के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी?
एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थी। निदेशक मंडल माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था स्वामियों का अधिकरण मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो गृह सरकार का अंग थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक होते थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर द्वारा किया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनता था। अध्यक्ष कंपनी का कार्यकारी अधिकारी होता था। इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कुल सदस्य संख्या जो 24 है का 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जो चुनाव में से कम 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर धारक हों। पहले 500 पाउंड के शेयर धारक थे, अब 1000 होने चाहिए। इस एक्ट द्वारा बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। समझ रहे हैं? जो बंगाल का गवर्नर होगा वो तीनों का गवर्नर होगा। केंद्रीकरण किया गया। शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। भारत में जो शासन होगा समस्त कार्य गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार दिया गया। वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया ना। पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ना कौन है? वारेन हेस्टिंग है। इनकी कार्यकारिणी जो अन्य सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बारबेल थे। 1773 के एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 3 अन्य रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन ली मैस्टर, जॉन हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। वह एक अभिलेख न्यायालय था। इस न्यायालय को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में निर्णय करने का अधिकार था। इसके विरुद्ध अपील पे भी काउंसिल में होती थी। प्रश्न बनता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई, फोर्ट विलियम में। पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी द्वारा वैधानिक नियंत्रण का प्रयास अपूर्ण रहा। रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उन सबको हम लोगों ने देख लिया। अब परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न आएगा निश्चित तौर पर हम सही करेंगे। आगे आइए। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था क्योंकि वह एक महान सम्राट था। नंबर 2 उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी। नंबर 3 उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे। नंबर 4 उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल लिया। तो इसको समझते हैं एक महान सम्राट तो बहुत से महान सम्राट हुए ना भारत में, प्राचीन काल, मध्यकाल में, इन सब में हम देख लेते हैं। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी, बहुत लोग थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए, कई शासकों ने बनवाया। कई धर्मों, जातियों, राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाला। यही सही होगा। इससे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने कोशिश की और इस समय मध्यकाल में अकबर ने किया है। आइए इसको समझ लेते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करके अपने अधीन राजतंत्र के स्वरूप को ही बदल दिया। अकबर की सुलह अकुल सभी के साथ मेल मिलाप की नीति की धार्मिक नीति ने राज्य और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया।
धर्म को व्यक्तिगत बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार अपनी प्रजा को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान मानने और समान सुविधाएं देने का प्रयत्न किया। समझ रहे हैं? अकबर ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ अपने और राज्य के संबंध न्याय और सभी को समानता प्रदान करने के आधार पर अपनाए। इसी कारण उसने सभी के लिए समान कानून बनाया। पक्षपात पूर्ण कानून या कर, जजिया और तीर्थ यात्रा कर ना समाप्त किए थे। 1562 में उसने क्या किया था? दास प्रथा को खत्म किया था। 1563 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया था। और 1764 में उसने क्या किया था? जजिया को समाप्त कर दिया था ना, क्योंकि भेदभाव पूर्ण कर थे, हिंदुओं से लिए जाते थे। और समान शासन प्रणाली को अपनाई। भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि उसने फारसी संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और अपने राज्य में राजपूतों को सम्मिलित किया। अच्छे अच्छे पद दिए हैं ना। उसके नवरत्नों में हर जाति धर्म के लोग सम्मिलित थे। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयत्न किए। सभी व्यक्तियों की बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार राज्य में पद देना प्रारंभ किया। मनसबदारी व्यवस्था समझा जा सकता है। तथा धार्मिक कट्टरता तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के लिए 1578 में इबादत खाने के द्वार सबके लिए खोल दिया और कोशिश की गई देखा जाए कि अन्य धर्मों में क्या है, और उसे अंत में ज्ञान मिला कि सभी धर्म में सत्य का अंश विद्यमान है। अपने इन प्रयत्नों के कारण ही अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट माना गया, और यह करते हुए उसने अपने अधीन राजतंत्र को भी राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इसलिए विकल्प 4 हम लोगों का सही है। अगला है प्रश्न है 20, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? नंबर 1 शेख फैजी, नंबर 2 अबुल फजल, नंबर 3 बदौनी या बदायूनी, नंबर 4 खाफी खा। तो इसका सही उत्तर क्या है? अबुल फजल है, इसलिए विकल्प 2 सही। आइए देख लेते हैं। अकबरनामा की रचना अबुल फजल अल्लामी पूरा नाम है, अबुल फजल अल्लामी ने की। यह 3 भागों में है अकबरनामा, और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है आईन अकबरी है के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा को गुलाब बाग कहा। गुलाब बाग किसको कहते हैं? अकबरनामा को अबुल फजल ने ही कहा था। अकबरनामा के प्रथम भाग में क्या है? अबुल फजल ने तैमूर वंश के इतिहास एवं बाबर, सूर सुल्तानों, हुमायूं के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन किया है भाग 1 में। दूसरे भाग में 1602 ईस्वी का आरंभ अथवा अकबर के 46वें वर्ष तक का इतिहास लेखबद्ध किया, क्योंकि इसी वर्ष अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। अकबरनामा में अबुल फजल ने जो लिखा है आप समझिए, यदि अकबरनामा का परीक्षण करें तो ज्ञात होता है अकबर के संबंध में अबुल फजल का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि वह उसके उदार एवं सहिष्णुतापूर्ण विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। वह उसे केवल बादशाह ही नहीं अपने दैवी प्रकाश इंसान एक कामिल मानता था अकबर को, जिसके कारण उसे बादशाह के प्रत्येक कार्य में अच्छाई दिखाई देती है। ये उसकी कमी है। हेनरी बेवरीज परीक्षा में पूछा जा सकता है द्वारा 20वीं शताब्दी के आरंभ में अकबरनामा का फारसी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसने? हेनरी बेवरीज द्वारा। अब आईने अकबरी मूल ग्रंथ अकबरनामा का ही तीसरा भाग है, पता है। आईने अकबरी 5 खंडों में है। पहला है मंजिल आबादी, जिसमें शाही परिवार के विषय में जानकारी है। दूसरा है सिपाह आबादी, मनसबदारी व्यवस्था प्रशासन का उल्लेख है। तीसरा है मुल्क आबादी, 12 प्रांत एवं सरकारों को वर्णन है। चौथे एवं 5वें भाग में भारत के लोगों के मजहब, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों का उल्लेख हुआ है। 5वें में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह एवं अबुल फजल की आत्मकथा है। और आईने अकबरी का भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। किसने किया है? हेनरी ब्लैकमैन और एच.एस. जैरेट ने।
आईने अकबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है हेनरी ब्लैकमैन और एच जेरेड ने। मोरलैंड एक बात कहते हैं महत्वपूर्ण, आइन अकबरी को भारत के आर्थिक इतिहास हेतु आधार जुटाने वाली रचना माना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अबुल फजल के बारे में भी जान लें। अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा में हुआ था। उनके पिता का नाम पता है शेख मुबारक, भाई का नाम था फैजी। 12 अगस्त 1602 ईस्वी में दक्षिण में नरवर के समीप सलीम ने ओरछा के वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। वीर सिंह ने अबुल फजल का सिर काट कर सलीम की सेवा में इलाहाबाद में भेज दिया था। इससे अकबर बहुत अधिक क्रोधित हुआ, लेकिन सलीम से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उसको माफ़ भी कर दिया था। अकबर ने दीन इलाही या तौहीद इलाही प्रारंभ किया था। उसका जो पुरोहित था वो अबुल फजल ही था। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2004 में जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसके 20 प्रश्नों पर परिचर्चा कर ली है।